नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और निश्चित रूप से अपनी तैयारी जीत और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। ये वक्त ही मेहनत का है और एक पल गंवाए बिना अनवरत निरंतर मेहनत करना है और अपनी सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करना है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट 6 के प्रश्नों के बारे में। और आप सबको मालूम है कि यह टेस्ट प्रत्येक दिन संचालित हो रही हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान, रेनबो बिल्डिंग, बाजार समिति में, किसान कोल्ड स्टोरेज में। और 75 क्वेश्चन का यह टेस्ट बाइलिंगुअल आयोजित होता है और इसी टेस्ट के प्रश्नों की परिचर्चा हम आपके बीच आज कर रहे हैं। आइए, हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है। मेरा पहला प्रश्न है, विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जा रहा है। तो विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ। यानी इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसके बीच क्या है, कपलिंग है। क्या पता चलता है, इसके बीच कपलिंग है। और हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में आपकी प्राइमरी व हमारी सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों जो हैं साथियों हमारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन किस माध्यम से जुड़ी होती हैं साथियों? चुंबकीय माध्यम से। किस माध्यम से जुड़ी होती है? चुंबकीय माध्यम से जुड़ी होती है। मैग्नेटिकली साथियों क्या होती हैं? ये कपल्ड होती हैं। ठीक है, तो अब यहां से मेरा सवाल का जवाब मुझे मिल गया। क्या जवाब मिल गया? दो प्रतिच्छेदन वृत्त के द्वारा क्या करते हैं, इसको दिखाने का काम करते हैं। आपको मालूम है हमारे ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी, साथ ही साथ हमारे ट्रांसफार्मर में पावर, ये दोनों आपकी क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? ये दोनों कांस्टेंट होती हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा, सुनहरा है, क्या है आपके पास? लाल है, पीला है, फिर आपका भूरा है, फिर आपका सुनहरा है। तो मेरे विद्वान मित्रों, लाल का कोड 2 होता है, पीला का कोड क्या होता है? तो याद है ना, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये 0 है, ब्लैक का, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है। इस तरीके से हम लोग कवर करते हैं। तो लाल आपका 2 हो गया, पीला हमारा कितना है? आपका 4 हो गया, भूरा मेरा कितना है? 1 है, सुनहरा का तो हम जानते हैं प्लस माइनस 5% मेरी टॉलरेंस होती है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ब्लू का कितना? 6, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, भी वॉयलेट का 7, गुड से ग्रे का आपका 8, और वाइफ का W, व्हाइट का 9। ये मेरा कोड होता है। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और जो हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? R बराबर AB इंटू 10 के पावर C प्लस माइनस D%। अब A हमारा कितना है साथियों? तो A मेरा 2 है, B कितना है? 4 है। अब 10 के पावर 1 कर दिए, प्लस माइनस आपका 5% हो गया, बराबर क्या हो गया? 240 प्लस माइनस 5%। तो हम राइट आंसर कौन सा दे दें? ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज। साथियों आप ध्यान रखिएगा, स्टार में हमारी 3 फेज 4 वायर की सिस्टम बनती है। ये एक फेज का, ये दूसरे फेज का, ये तीसरे फेज का तार है। यह मेरी क्या है साहब? न्यूट्रल है। यह न्यूट्रल पॉइंट है। हमारे स्टार में क्या होता है, गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिएगा, हमारे स्टार में लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 टाइम फेज वोल्टेज। अगर फेज वोल्टेज लें तो लाइन बटा क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। IL किसके बराबर होता है? IPH के साहब बराबर होता है। तो यानी स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज √3 टाइम फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अगर करंट की बात करें तो IL IPH के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम डेल्टा की बात करें तो मेरे डेल्टा में जो है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स आपकी फेज करंट होती है। फेज करंट इक्वल टू आपका लाइन बटे क्या होता है? √3 हो जाता है। क्या होता है? लाइन बटे √3 हो जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए, हीटिंग एलिमेंट्स के लिए साथियों, हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। निकेल प्लस क्रोमियम का बना होता है। यहाँ निकेल आपका 80% होता है, क्रोमियम 20% होता है। याद रखना, कभी भी नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग जब भी करेंगे हीटिंग एलिमेंट के रूप में करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग कभी भी फिलामेंट के रूप में हम नहीं करेंगे, समझ गए। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 1400 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन 1100 से ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे यह क्या होता है, आपका कमजोर होना शुरू हो जाता है। मतलब धीरे धीरे इसकी क्षमता क्या होती है, कमजोर होने लगती है, पिघलने लगती है, ठीक है। कह रहा एक केबल में क्या होता है, जैसे ही चर्चा विद्यार्थी जी हम केबल की करते हैं तो स्पष्ट है कि केबल कोई भी हमारा कंडक्टर है, अगर उसके ऊपर हमने इंसुलेटिंग लेयर चढ़ा दिया है तो इंसुलेशन के लेयर से कवर जो मेरा कंडक्टर होता है वही आपका क्या कहलाता है, केबल कहलाता है। आच्छादित होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। विद्वान साथियों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से, समझे कि नहीं। अब यहाँ क्या है कि हमारी जो केबल के लेयर्स हैं, सिम्बस टेक्निक, वह भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हमारी कंडक्टर होती हैं, फिर वह कंडक्टर आपस में शॉर्ट ना करे तो इंसुलेटिंग लेयर हम पेपर इंसुलेशन लगाते हैं, इम्परजिनेटेड पेपर का यूज करते हैं। उसके बाद उस पेपर में नमी का अवशोषण न हो, यानी वह पेपर नमी सोखेगी तो उसकी कुचालकता कमजोर हो जाएगी, तो इसलिए हम लेड शीथ का प्रयोग करते हैं। लेड शीथ नमी से हमको स्वाभाविक रूप से बचाता है। फिर उसके बाद बेडिंग होती है जो जर्क वगैरह से हमारे इस लेड शीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जूट या हैसियन टेप का यूज करते हैं। फिर उसके ऊपर स्टील का यानी तो जीआई का हम रॉड लेते हैं, तार लेते हैं, जिसका हम कवर देते हैं। ये आर्मरिंग है, ये यांत्रिक सुरक्षा के लिए यूज की जाती है। और फिर ऊपर में मौसम के प्रभाव से बचने के लिए हमारी सर्विंग होती है साथियों। तो इस तरह से CIMBAS, C फॉर कंडक्टर, I फॉर इंसुलेशन, M फॉर मेटालिक शीथ, है ना, B फॉर बैडिंग, A फॉर आर्मरिंग एंड S फॉर सर्विंग, ये हमारी होती हैं स्ट्रक्चर। अब कह रहा है क्या होता है केबल में, तो इसमें दो या अधिक चालकों का एक विद्युत रोधी चालक इसके ऊपर में क्या होता है, कवर के रूप में आता है। तो आपके कंडक्टर्स एक होते हैं, दो होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं, लेकिन उस कंडक्टर के ऊपर क्या किया गया है, इंसुलेटिंग लेयर से उसको कवर कर दिया गया है। तो वही मेरी क्या हो जाती है साथियों, आपकी निश्चित रूप से हमारी केबल हो जाती हैं। कह रहा है ये चित्र किसका है, तो यहां आप देख रहे हैं बीटा आई है, मतलब धारा पर क्या कर रही है, कहीं न कहीं निर्भर कर रही है। और इधर भी क्या दिखाया जा रहा है, मेरा धारा दिखाया जा रहा है, यानी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, CDCS है। क्या है यह साथियों, करंट डिपेंडेंट हमारी करंट सोर्स है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी धारा स्रोत जो हमारे धारा पर क्या करती है, निर्भर करती है। और जिस धारा पर ये निर्भर करती है वह धारा हमारा क्या हो जाएगा साहब, निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। याद रखना, अगर हम इस सर्किल में इस तरह से दिखाते हैं तो यह मेरा सिंबल क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स का है। किसका सिंबल है ये, इंडिपेंडेंट सोर्स का है। और जब डायमंड स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं तो यह मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स होता है। यानी यह सर्किट के अन्य पैरामीटर पर डिपेंड करता है। वो अन्य पैरामीटर मेरा वोल्टेज या करंट ही हो सकता है। तो यदि करंट सोर्स है, करंट पे डिपेंड कर रही है तो करंट डिपेंडेंट करंट हो गया। वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज पे कर रहा है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज हो गया। वोल्टेज है लेकिन करंट पे कर रहा है तो वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज हो गया। अगर करंट है वोल्टेज पे कर रहा है तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट हो गया। इस तरीके से इसके क्या होते हैं, नामकरण किए जाते हैं। तो मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा 3 फेज वाली सप्लाई में किस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। लेकिन कौन सा सर्किट ब्रेकर, भू रिसाव सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग ELCB कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं,
ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो मेरी जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ELCB है, ये आपके सामने है साहब। घरेलू पर्पस में हम लोग 30 मिली एम्पियर तक के रेंज का यूज करते हैं, यानी आप ध्यान रखिएगा साहब, 30 मिली एम्पियर के रेंज का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए, अर्थ फॉल्ट वगैरह से भी हमको बचाने के लिए क्या करती है, मदद करती हैं। ठीक है, ये हम लोगों को लगाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल है कि हमारी जो 3 फेज की सप्लाई सिस्टम है उस पर यदि आप इस्तेमाल करिएगा तो कौन सा करिएगा साहब, यही सबसे बड़ा बात है। तो 3 फेज वाले में हम लोग क्या करेंगे, 4 पोल वाला इस्तेमाल करेंगे। मैनुअली ऑटोमेटिक दोनों तरह से यह संचालित होता है, यानी चौड़ा पोल हमारा क्या रहेगा, 4 पोल वाला रहेगा, यह ध्यान रखिएगा साहब। आगे बढ़ते हैं, कह रहा हाई वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए कौन सा प्रतिरोधक लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, आसमानी सर्ज से, आसमानी बिजली से हमें क्या करता है साहब, राहत पहुंचाता है। और यह हमारे लाइटनिंग सर्ज के माध्यम से आ रही एक्सेसिव करंट को सीधे कहां करता है साहब, ग्राउंड में ड्रॉप करता है। हमारे अन्य अवयवों पर किसी तरह का प्रभाव, किसी तरह का इफेक्ट, किसी तरह का साहब प्रॉब्लम, फॉल्ट अकर होने से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि जनरली जो हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं वो कौन सा हमारा है। तो मेरे विद्वान मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थायराइड का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा होता है जब कम आपकी क्या हो, वोल्टेज हो। जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो उसकी क्या हो जाती है, ध्यान रखिएगा, जब हमारी वोल्टेज का मान बढ़ता है रेजिस्टेंस घटने लग जाती हैं, और फिर धड़ल्ले से फिर क्या करती है, एक्सेसिव करंट को बाईपास कर देती है। कम पर कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। इस लेकर के साथियों हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, उच्च वोल्टेज होने के बाद मेरी धारा को यह सीधे पहुंचा देती है। जब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ट्रांसफार्मर के इसको हम लोग क्या करते हैं, नजदीक में लगाने का काम करते हैं। ये हमारी नॉन लीनियर रजिस्टर्स हैं, ये स्पार्क गैप हम बीच में देते हैं वोल्टेज के मान को सस्टेन करने के लिए। पोर्सिलीन का हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरी कौन सी लाइटनिंग अरेस्टर है, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर है, आसमानी सर्ज से सुरक्षा देती है। ट्रांसफार्मर के बगल में इसको क्या करते हैं, लगाने का साथियों काम किया जाता है। कह रहा है किसी नाभिक में शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक से क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो जो नाभिक से दूर होते हैं उस पर नाभिकीय बंधन क्या होता है साहब, नाभिकीय बंधन कमजोर होता है। क्या होता है, नाभिकीय बंधन कमजोर होता है, लेकिन उसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, ऊर्जा स्तर जो है उसका उच्च होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम समान रूप से क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तरह के केमिकल अभिक्रिया में हर जगह कौन रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्ले करता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमारा पसंदीदा क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन, शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो निकल रहा है वो तो फ्री हो गया, जो बहुत कमजोर जुड़ा हुआ है, ढीला ढाला है, तो हम लोग क्या ले लेंगे साहब, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप सिर्फ और सिर्फ दीजिएगा बी नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये उचित आंसर नहीं है, उचित आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन the structure of atom is considered as free electrons, and we are using this free electron for the purpose of different chemical reactions and other actions. Okay dear friend, चलिए आप लोग भी उत्तर देते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया, सेल बैटरी से संबंधित क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो फेराडे के नियम पर आधारित होता है। फेराडे ने कहा था m बराबर क्या होती है, ZIT होती है। मेरा जो मास है, जो पदार्थ हमारा द्रव जो आपका क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, उस जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान हमारे Z जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, EC है, इसके मान के समानुपाती होता है। हम चाहें तो इसे m बराबर ZQ भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर हमारा क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, Q बराबर I इंटू T होता है। साथियों ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए, फेराडे का नियम।
साहब बी एच वक्र में अब जरा देख लीजिएगा, बी एच कर्व को हम हिस्टेरेसिस कर्व के नाम से भी जानते हैं। इधर मेरा एच होता है, इधर मेरी बी होती है। हिस्टेरेसिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथियों टू लैग बिहाइंड इट। क्या होता है? टू लैग बिहाइंड इट, मतलब आपका स्पष्ट है, पीछे पीछे चलने वाला। क्या है? पीछे पीछे चलने वाला। तो कौन किसके पीछे चल रहा है? तो हमारा इसके पीछे चल रहा है साथियों, गौर कीजिएगा, कौन किसके पीछे चल रहा है? तो मेरी बी चल रही है एच के पीछे, ठीक है। और यह जो हिस्टेरेसिस कर्व है, इसका एरिया जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसका एरिया समानुपाती मेरे हिस्टेरेसिस लॉस का होता है। क्या होता है? हिस्टेरेसिस लूप का एरिया हिस्टेरेसिस लॉस का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर H मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, H किसको बताती है? H मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है। और मेरी बी जो है साथियों, ये फ्लक्स डेंसिटी को बताने का काम करती है। क्या करती है? फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा साहब? आपका ध्यान रखिएगा, चुंबकीय अभिवाह गलत है साहब, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मेरे विद्वान मित्रों, बाकी तो आप छोटी छोटी बातें जानते ही हैं कि यदि हमारा क्या हो जाए, ये विड्थ चौड़ा होगा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, पतला होगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा। सॉफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हार्ड मेरा परमानेंट मैग्नेट है। सॉफ्ट का प्रयोग एसी सिस्टम में करते हैं, हार्ड का प्रयोग डीसी सिस्टम में करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना है मित्रों? ध्यान रखना है। चलिए, आपका कह रहा है चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व का रहना, यानी साहब H के पीछे किसका रहना? H के पीछे B का रहना। तो मेरा B के H के पीछे B का रहना, यही क्या कहलाती है? मेरी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कहलाती है, जिस पर अभी जस्ट हम क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। तो मेरा मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या कहलाती है? हिस्टेरेसिस का शाब्दिक अर्थ ये ग्रीक शब्द है। क्या अर्थ है? टू लैग बिहाइंड इट, मतलब पीछे पीछे चलना। तो इसीलिए मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साहब, एसी परिपथ में कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर होता है। क्या लिखिएगा? 2 पाई एफ एल। क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल हो जाएगा। आइए साहब यहां से ध्यान देते हैं, इसका भी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? ओम ही लिखते हैं। यानी एक्सएल जो है वह समानुपाती किसका है? मेरे फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। अगर एक्सी पूछा जाता तो 1 बाय ओमेगा सी होता, 1 बाय 2 पाई एफ सी होता। यानी मेरी एक्सी भी व्युत्क्रमानुपाती किसके है? मेरे फ्रीक्वेंसी के है। यहां से स्पष्ट पता चल रहा है, इसका भी यूनिट आप क्या लेंगे? ओम ही लेंगे। रजिस्टर का भी यूनिट क्या लेंगे? ओम ही लेंगे। सबका कंबाइन इफेक्ट, तब अगर मेरी धारा को रुकावट महसूस हो रही है तब भी उसको क्या लेंगे? ओम ही लेंगे। तो आर का, जेड का, हमारे एक्सी का, एक्सएल का, सबका यूनिट क्या होता है? ओम ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर 2 पाई एफ एल। विद्वान मित्रों, कौन सा सप्लाई स्रोत अस्थिर रूप से ध्रुवता परिवर्तित करता है? यानी किसमें पोलरिटी जो है वह हमारी परमानेंटली चेंज होती रहती है। तो हमारे एसी सप्लाई में पोलरिटी हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि यह न इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है और न ही आपकी क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी मेरा कांस्टेंट नहीं है। सबका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है प्रतिक्षण प्रतिपल। इसीलिए तो हम लोग तात्क्षणिक मान ऑफ वोल्टेज यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का क्या लिखते हैं? V बराबर VM साइन ओमेगा टी। क्या लिखते हैं? V बराबर VM साइन ओमेगा टी लिखते हैं। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ VM मेरा मैक्सिमम मान है, साइन बता रहा है कि साइनसोइडल करंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका यूनिट होता है रेडियन प्रति सेकेंड, अब मान होता है 2 पाई एफ, और V मेरा तात्क्षणिक मान है, तात्कालिक मान है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। किसी नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। तो यह किसके कारण होता है? KVL के कारण होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के कारण होता है। और याद रखना, यह किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होती है वह एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर, किस पर साहब? एनर्जी कंजर्वेशन के
सिद्धांत पर, एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर यह क्या है, आधारित है, उसी पर काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें केसीएल के बारे में, तो केसीएल मेरा क्या होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर बेस्ड होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर मेरा केसीएल क्या होता है, आधारित होता है। तो हम लोग सही उत्तर किसको लेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संतुलित स्टार संयुक्त परिपथ में क्या होता है, बैलेंस्ड स्टार होगा, मेरे न्यूट्रल से होकर जाने वाली करंट IR प्लस IY प्लस IB दैट बिकम्स क्या होगा, 0 होगा। इतना ही नहीं, बैलेंस कंडीशन में साहब यह भी ध्यान रखिएगा कि बैलेंस कंडीशन में तीनों फेज के बीच का अंतर भी 120 होना चाहिए। ZR, ZY और ZB ये सब मेरे Z के बराबर होना चाहिए। मतलब रेड, येलो, ब्लू सभी फेज का इंपीडेंस आपस में क्या होगा साथियों, एक समान होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, सब एक समान होगा। देखिए छात्र साहब, एकदम घबराना नहीं है, मन से मेहनत करते रहिए और चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करिए। जितनी चीजें मैं अभी आपको इस सेशन के दौरान, क्योंकि अभी मेरा ये 6ठा दिन है, अभी मुझे और 14 टेस्ट आपके बीच रखने हैं, टोटल 20 के लिए मैं कमिटमेंटेड हूं आपकी सेवा में। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 1500 क्वेश्चंस आपको मैं इस एग्जामिनेशन से पहले के दिनों में करवाने वाला हूं। ऐसी समय स्थिति में यह आप सभी क्वेश्चंस को कमांड करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, गारंटी आपको मदद मिलेगी और आपका जो मिनिमम लक्ष्य है 28 का, उसकी छोड़िए 45 मार्क्स आपको आएगा, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जाती है। तो डायोड के कार्य की तुलना जो है ना, हम लोग किसके आधार पर करेंगे, स्विच के आधार पर करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में होता है तो काम करता है और रिवर्स में होता है तो काम नहीं करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्विच के जैसा इसका व्यवहार होगा। फ्यूज तो सुरक्षा उपकरण है, उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं साथियों। चलिए आगे है हमारा, कौन सा वोल्टेज सोर्स VSI का उदाहरण नहीं है। VSI मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। क्या है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो हमारे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के प्रतिरूप के रूप में क्या सब चीजें हमारी काम में ली जाती हैं। तो विद्यार्थी जी, मेरी पावर ट्रांजिस्टर यूज में आती है। GTO का पूरा नाम है गेट टर्न ऑफ। क्या है, गेट टर्न ऑफ। ये मेरा डायोड है और प्लस मेरा मॉसफेट भी क्या है, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट। मतलब मेरा मॉसफेट भी क्या है, हाई स्विचिंग डिवाइसेस हैं। तो हमारी डायनेमो प्रयोग में नहीं ली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया। मॉसफेट का पूरा नाम परीक्षा में आया हुआ है मेटल ऑक्साइड। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये किसका नाम है, हमारा साहब फुल फॉर्म है मॉसफेट का। ये सभी आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं। क्या होती हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। चलिए साहब, कह रहा ट्रांजिस्टर के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। हालांकि ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो मुख्य विधियां है उसमें आपकी जंक्शन विधि है, ठीक है ना। क्या है, जंक्शन विधि है, पॉइंट कांटेक्ट विधि है, फिर आपका डिफ्यूज जंक्शन विधि है, सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि है। तो हमारे पास कौन सी विधि यहाँ पर मैच कर रही है, देख लीजिए जरा सोच करके। जंक्शन विधि, पॉइंट कांटेक्ट विधि, डिफ्यूज जंक्शन विधि। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, यूनि जंक्शन नहीं है, डिफ्यूज विभाजन दोनों नहीं है, विभाजन नहीं है, डिफ्यूज जंक्शन मेथड जो है यह हमारे पास है। तो इस विधि का प्रयोग हम लोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए करते हैं। अगर हो सकता है ऑप्शन आपको दे दे यहां पर जंक्शन विधि, मैं तीनों नाम बता दे रहा हूं, इससे भी हम लोग बनाते हैं। पहला, दूसरा हमारा जो नाम है वह है साहब पॉइंट कांटेक्ट विधि। क्या है दूसरा, पॉइंट कांटेक्ट विधि, ठीक है। और तीसरी जो हमारी विधि है वह तीसरी आपकी क्या है साथियों, गौर कीजिएगा, वह तीसरी है सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर। क्या है, सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिलिकॉन प्लेनर
ट्रांजिस्टर मेथड। तो ये मेथड हमारी हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयार करने का काम करते हैं। तो आंसर आप कौन दीजिएगा, डी नंबर। चलिए, कह रहा पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर डैश क्लास में ऑपरेट होते हैं। तो पुश पुल में दोनों ट्रांजिस्टर क्या होते हैं आपका साहब, बी क्लास में हमारे उपयोग में लिए जाते हैं। तो मेरा राइट आंसर यहां पर मेरे विद्वान मित्रों क्या हो जाएगा, इसमें मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, बी हो जाएगा। क्योंकि एम्पलीफायर के बारे में आप जानते हैं एक ऐसा परिपथ है जो मेरा वीक सिग्नल को क्या कर रहा है, मेरा वीक सिग्नल को साथियों कन्वर्ट कर रहा है किसमें, आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। स्ट्रॉन्ग सिग्नल का मतलब होता है मेरी बैंडविड्थ क्या होती है ना, मेरी बैंडविड्थ क्या होती है, इसकी अधिक बैंडविड्थ होती है। क्या होती है, अधिक बैंडविड्थ की चीजों की तरफ हम क्या करते हैं, उसको बढ़ाती है, मेरे सिग्नल के को मजबूती प्रदान करती है, इन्हांस करती है, बैंडविड्थ को बढ़ाती हैं। ये काम किसका है साहब, मेरे एम्पलीफायर का है। और एम्पलीफायर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग क्या है, आपका ट्रांजिस्टर है। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारी आउटपुट पावर हमको प्राप्त हो इसके लिए हमें चाहिए कि डिस्टॉर्शन कम से कम होना चाहिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हम क्या ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं साहब। हमारी फास्ट रिवीजन बैचेज चल रही हैं जिसका नाम है बूस्टर रिवीजन बैच, और ये बैचेज जो हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यह विशेष रूप से आपके कम टाइम में बेहतरीन मार्क्स आपको आ सके, क्वालिफाइंग मार्क्स आप अचीव कर सकें, उसके लिए यह बैच है। और ये बैच ओनली 199 रुपीज में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ ये ऑफलाइन में हमारे बाजार समिति सेंटर पर 1000 में ट्रेड का और 600 में आपका बेसिक साइंस का बैच चल रहा है। समय है 4 से 8:30 के बीच में, ठीक है। 4 से 6 PM में आपका ट्रेड चलता है, 6 से 7 में ड्राइंग चलती है, 7 ऑनवर्ड आपका बेसिक साइंस चलता है। किसी भी जानकारी के लिए 7070177240 पर आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या है उसकी तरफ देखते हैं। अब हमारा क्या है साहब, दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तर्क व्यवहार। ये हमारी फ्लिप फ्लॉप सर्किट है। हम मेमोरी की जब कल्पना करते हैं तो बिना फ्लिप फ्लॉप के संभव नहीं होता है। अब जरा देख लीजिएगा इसका जो तर्क है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है साहब, तो ये हमारा है फ्लिप फ्लॉप परिपथ। और इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग बात करते हैं, ये आपकी टी फ्लिप फ्लॉप है। क्या होती है हमारा, यह क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप है, समझ गए। और जो टी फ्लिप फ्लॉप है इसमें हम लोग ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो यहां CL के आपका क्या होता है, एक हमारा हो जाता है साहब T, एक होता है QN+1। तो आप जरा गौर कर लेते हैं, हमारी जो स्थिति बनती है यहां पर हमारा 0x और Q। अब देखिए सरकार क्या हो रही है हमारी सिचुएशन। अब की स्थिति में अगर आप यहां पर 1 है हमारा, यहां मेरा 0 है, तो यह क्या होता है, होल्ड। क्या होता है साहब, होल्ड स्टेट आता है। यहां भी 1 हो, यहां भी 1 हो, तब हमारा क्या होता है, टॉगल स्टेट आता है। क्या होता है, टॉगल स्टेट आता है। तो ये जो हमारी तस्वीर बनी हुई है यह कौन से फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये टॉगल यानी आपका टी फ्लिप फ्लॉप को क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। तो हम यहां कौन सा उत्तर लेकर चलें, हम चलेंगे साहब टी फ्लिप फ्लॉप। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अब तो आप लोग थोड़ा घबरा रहे होंगे कि ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह के बारे में, तो चिंता बिल्कुल नहीं करिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन बार बार हर परीक्षा में टकराते हैं आपको, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन यह भी है। तो ये जो हमारा संरचना दिया हुआ है वो किसका है, आपका साहब टी फ्लिप फ्लॉप का है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी अर्थिंग पद्धतियां आजकल प्रयोग की जा रही हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा रॉड अर्थिंग तो हम लोग रेतीले क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, है ना।
रॉड अर्थिंग कहाँ की जाती है? बलुआही क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग पाइप अर्थिंग का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। पाइप अर्थिंग में हम लोग ज्यादातर जीआई का खोखला पाइप ले रहे हैं, और इस पाइप का व्यास कितना होता है? कम से कम 38 mm जरूर रहता है। लंबाई तो मान लीजिए डिपेंड करेगा परिस्थिति पर, 2 से लेके 2.75 मीटर हम रख रहे हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा तो 4.75 मीटर तक भी नीचे जा सकते हैं। जहां तक आपका नमी नहीं अचीव हुआ वहां तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई शक विद्वानों नहीं है। तो राइट आंसर है पाइप अर्थिंग। ठीक है, पानी के पाइप से भी किया जा सकता है, लेकिन वह उतना बेहतर नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे सूखे मौसम में झटका भी हल्का फुल्का लग जाता है। ठीक है, चलिए साहब, कह रहा रेतीले क्षेत्रों के लिए, तभी चर्चा किया था, रेतीले क्षेत्रों के लिए हम रॉड अर्थिंग यूज कर रहे हैं। नीचे का किनारा ऐसे नुकीला शंकु आकार का होता है, कोन के जैसा बना रहता, ऊपर से हथौड़े से ठोक दीजिए, चला गया। लेकिन जमीन में 30 सेंटीमीटर नीचे उसका कनेक्शन पॉइंट जो लगा रहे हैं, देख लीजिएगा, वो कनेक्शन पॉइंट हमारा क्या होगा? अर्थ से 30 सेंटीमीटर नीचे लगेगा, जिससे हम सेफ सुरक्षित रहें। नहीं तो बार बार कोई जानवर या कुछ गया तो तार आपका कनेक्शन छूट सकता है, ऐसी हो सकती है। और यहां भी जो रॉड हम लोग लेंगे तो वह आपका कॉपर का हो सकता है, जीआई का हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग कॉपर का ही लें। आप लोग कई बार लोग क्या करते हैं, तो मकान बनाने के लिए जो सरिया लोहा का लाते हैं उसी का रॉड ले लेते हैं, तो वो उचित नहीं है, उसका प्रतिरोध अधिक होता है, लीकेज करंट को जाने में बाधा उत्पन्न होती है, आप सुरक्षा कम, आप नुकसान की तरफ ज्यादा भाग जाते हैं। तो मेरा कौन सा अर्थिंग है जी? रेतीले क्षेत्र के लिए रॉड अर्थिंग ज्यादा बेहतर माना जाता है। फर्श और बिजली के स्विच के बीच में, तो ध्यान रखिए, फर्श और बिजली के स्विच के बीच में नियम तो कहता है कि कम से कम 1.5 मीटर का फासला होना ही चाहिए, लेकिन साहब जी यहां जो दिया गया ऑप्शन है उसमें सबसे सुटेबल कौन बैठ रहा है? 48 इंच बैठ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मानक को हम लोग क्या मान ले रहे हैं यहां पर? 48 इंच एज पर द क्वेश्चन। अब कह रहा है 10 एचपी का 3 फेज 440 वोल्ट का इंडक्शन मोटर फुल लोड करंट निम्नलिखित सीक्वेंस का होता है। तो यानी आपको यह बता दिया है कि 1 एचपी बराबर आपको 735.5 वाट लेना है, 746 आपको नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले पावर निकाल लेते हैं। 735.5 गुना 10 कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 7355 वाट हो जाएगा, यही ना होगा जी? क्या हो जाएगा? 7355 वाट हो जाएगा। फुल लोड करंट आपको कितना कहा है? 440 कहा है। अब आपसे क्या कह रहा है? फुल लोड करंट इन फॉलोइंग ऑर्डर, आपसे कह रहा है कि हमारी धारा का क्या मान होगा। तो आइए साहब हम लोग देख लेते हैं, पूर्ण भार धारा मेरी क्या हो जाएगी? 7355 बटा आपकी क्या हो जाएगी? 440। हल करके जल्दी बताइए क्या होगा सही उत्तर। बिल्कुल सही साथियों, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, 16.70 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 16.7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सजावट और विज्ञापन के लिए हम लोग, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको, है ना? और इधर भी आपका ये मेरा क्या है? नियॉन लैंप है, ये नियॉन साइन ट्यूब है, ये दोनों भी गैस डिस्चार्ज लैंप है। ये हमारी क्या होती है? 5 मीटर तक की लंबाई में आती है। प्रति मीटर 500 वोल्ट का क्या होता है? वोल्टेज का क्षय होता है, कंजप्शन होता है। अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि हमें यदि बेहतरीन चाहिए, सजावट चाहिए, खूबसूरती चाहिए, तो चीज़ें तो थोड़ी महंगी होगी ही, लेकिन मेरे समझाने का वो तात्पर्य नहीं है। ये तात्पर्य है कि हमारी ये दोनों जो हैं, आजकल हम लोग इंडिकेटर के रूप में ज़्यादातर इसी का यूज़ कर रहे हैं। एसी पर भी बड़े आराम से काम करता है साहब, ठीक है। अब गौर ये करिएगा कि सजावट और विज्ञापन के लिए ज्यादातर किसका यूज कर रहे हैं? नियॉन लैंप का। इसे हम लोग कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से जानते हैं। आइए मेरे विद्वान मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। इसकी दक्षता कितनी होती है? 35 से 40 ल्यूमेन। क्या होती है? 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी इफिशियंसी होती है। लाइफ स्पैन भी आपका 10,000 घंटे से कम नहीं होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियॉन का हम यहां यूज कर ही रहे हैं गैस के रूप में, बात तो स्पष्ट ही है। ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का क्या लाभ है?
ओवरहेड वितरण लाइन में यदि आप केबल बिछाते हैं तो सबसे पहली चीज आपकी क्या है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप इसको बड़े आराम से प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी क्या बेनिफिट है तो बाद का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जीवन की सुरक्षा, इंसुलेशन का लेयर लगा रहता है, बिजली की चोरी नहीं होती। आजकल कितना दिक्कत हो गया, हर जगह जो है सो केबल लगा दिया है, कटिया फंसा करके बिजली चुराने का सपना जो है वह साकार नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कत है, लोग कष्ट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा या पोस्ट है। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। यूटिलिटी पोल के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, तो ये देखिए स्ट्रीट लाइट को हम जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह को बाईपास कर रहे हैं कि नहीं, मार्ग प्रकाश लाइट को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, ओवरहेड विद्युत लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल, मार्ग प्रकाश लाइट, है ना, इन सब में हम लोग क्या कर रहे हैं साहब जी, उस सब को सहारा देने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है। तो मेरे पोल से अलग करने का काम कौन कर रहा है जी, डिस्क कुचालक। क्या है, डिस्क इंसुलेटर। यही तो मेरे क्रॉस आर्म के ऊपर लगी होती है और यहां से तार जा रहा होता है। क्या होता है, यहां से तार जा रहा होता है और दोनों तार जो यहां से बाईपास हो रहा है, तो वह तार क्या कर रहा है, मेरे अर्थ के साथ इस पोल वाले हिस्से का इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन बनने से रोक रहा है, क्योंकि ये पोर्सिलीन की है, यह इसकी कुचालकता भी उच्च होती है, ताप सहने की क्षमता भी उच्च होती है, इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डिस्क इंसुलेटर। चलिए अब कह रहा है इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल कहाँ रखा जाता है। तो इंटरपोल दो मेन पोल के बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, दो मेन पोल के बीच में। इसीलिए इंटरपोल को कई बार हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कॉम पोल के नाम से जानते हैं, यानी कॉमन पोल के नाम से जानते हैं। तो यहां देख लीजिए तस्वीर आपके बीच है, दो के बीच में यह तीसरा आया है। यह मेरे आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, कम करता है, और इसके साथ जो वाइंडिंग होती है मेरे आर्मेचर के सेक्शन के साथ क्या होती है, कहीं कहीं जुड़ी होती है। तो यह मेरा क्या काम कर रहा है, तो मेरा साहब याद रखना, यह हमें आर्मेचर रिएक्शन के दुष्प्रभाव से बचा रहा है, साथ ही साथ बेहतर कम्यूटेशन की प्रक्रिया में भी हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ये दो चीजें जो हैं इसके माध्यम से साहब की जा रही हैं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर ए, स्पार्किंग कम करने के लिए, क्योंकि जब कम्यूटेशन मेरा क्या होगा, बेहतर होगा, तो उस समय में स्पार्किंग हमारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा शंट वाइंडिंग का विरोध किया जा रहा है। तो जिसमें हमारी सीरीज की फील्ड वाइंडिंग आपके शंट के फील्ड वाइंडिंग के द्वारा क्या होता है, विरोध किया जाता है। जब विरोध किया जाता है तो क्या होता है साहब, जहां पर दोनों मेरा सपोज कर लीजिए फील्ड का फ्लक्स और मेरे शंट फील्ड का और सीरीज फील्ड का फ्लक्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगी। अगर सपोर्ट कर रहा है तो वह क्या हो जाएगी साथियों, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसी अगर स्थिति बनी हुई है तो वह मेरा निश्चित रूप से क्या है, डिफरेंशियल मोटर है, करंट का मान अधिक है, ये ध्यान रखना है। चलिए पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो एयर ब्लास्ट कूलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर हमेशा लोडेड ही रहती है, क्या होती है, पावर ट्रांसफार्मर हमेशा लोडेड ही रहती है, कंज्यूमर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो एयर ब्लास्ट कूलिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करते हैं। अब कहिएगा ठंडा क्यों करना पड़ता है, तो इसमें जो ऑयल है और बाकी सारी एसेसरीज है, धीरे धीरे जो लॉस होता है आयरन और कॉपर के रूप में, तो उस लॉस के कारण हमारी क्या होती है, हानि का मान बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मेरे विद्वान साथियों हमेशा याद रखना कि यहाँ पर क्या करना है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग एयर ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे, तभी हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा देता है, अच्छा क्वेश्चन है। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच की जैसे ही चर्चा हो जाएगी विद्यार्थी जी, जैसे ही बताइए ना आप लोग, बिल्कुल सही जवाब तो दे रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है, जवाब तो आपका सही है। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके लिए हो रहा, ओवरलोड के लिए, ठीक है। हाँ, हालांकि ये जरूर है, यह स्लो प्रोसेस करता है,
ये जरूर है ये स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन मेरा राइट क्या है साहब, ओवरहेड की स्थिति से, ओवर लोड की स्थिति किससे साहब, ओवरलोड। लोड जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, करंट एक्सेसिव हो गई, तब उस स्थिति में कौन सुरक्षा दे रहा है, तो उस स्थिति में मेरा थर्मल प्रोटेक्शन यूनिट सुरक्षा दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक सेकंड विद्यार्थी जी, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। अब हम लोग यहां देख लेते हैं, कह रहा है हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर किसमें प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से कोशिश कीजिए तो। हाँ कोशिश कीजिए। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में हमारी सामग्री भरी जाती है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्या है साहब, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरी जाती है। हेलोन का प्रयोग भी जो है वह हम लोग बिजली वाले आग में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बिजली के आग में कर सकते हैं। हालांकि बिजली के आग में हम बालू के रेत का भी प्रयोग करेंगे, करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रेत का भी प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर आइए तो हम इसमें साहब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ करते हैं और CTC का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपका हेलोन में क्या है साहब, आपका D नंबर। चलिए, कह रहा है कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। मैंने आपसे कहा था जब विद्युत किसके कारण हो, घर्षण के कारण हो। ध्यान दीजिएगा, जब विद्युत घर्षण के कारण हो, दो चीजों के बीच आपस में रब के कारण हो, चाहे वो कांच की छड़ पर रेशम का कपड़ा हो, चाहे बिल्ली की खाल पर एबोनाइट के रड से रगड़ना हो, या हमारे बालों पर कंघा करने के बाद कागज के टुकड़े का सटना हो, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसका कहीं से भी कमर्शियल प्रयोग नहीं होता है। इस इलेक्ट्रिसिटी का गौर कीजिएगा, क्या है, ये मेरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और मेरे विद्वान मित्रों हमेशा ध्यान रखना, यह जो मेरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है नौजवानों, यह जो मेरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यह सिर्फ चार्ज के विकास के रूप में परिलक्षित होती है। एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते। थेल्स ने इसके बारे में सबसे पहले कहा था। इसका चार्ज और स्पेसिफिकेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि अल्टरनेटर के माध्यम से जनरेट होकर ट्रांसफर के माध्यम से स्टेप अप स्टेप डाउन होकर तब हम तक पहुंचा है। वह बिल्कुल संचरण किया जा सकता है, वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए। तो ये मेरा बॉल पिन हैमर है। एक इलेक्ट्रिशियन सबसे ज्यादा किसका काम लेता है, बॉल पिन हैमर का सबसे ज्यादा वह यूज करता है साथियों। ठीक है, ये हमारी पिन है, ये मेरा फेस है, ये मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा नेक है, ये मेरी चीक है ना साहब, क्या है, ये मेरी चीक है, ये वाला भाग, ठीक है कि नहीं। और ये मेरा क्या है, आई होल है, जिसमें हमने इसको अटैच करने का काम किया है। ये वाला भाग आपका नेक है, ये आपका ये क्या है, नेक है, गर्दन है, ठीक है कि नहीं, क्या है, गर्दन है। ये मेरा पोल है, ये मेरी चीक है, ये मेरी चीक है, ये नेक है, ये पोल है, स्टैकिंग फेस है, ये आपकी क्या है, बॉल है, बॉल के स्ट्रक्चर की पिन है, ये वाली स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर में 50 हर्ट्ज का, क्या है मेरा ट्रांसफार्मर, ध्यान दीजिएगा साहब, 50 हर्ट्ज का मेरा ट्रांसफार्मर है। तो मेरे विद्वान मित्रों फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज दे दिया। चलिए अच्छी बात है, स्टेप डाउन है। प्राइमरी में टर्न्स N1 कितना है, आपका 400 है। मेरा N2 कितना है, 6000 वोल्ट है। अरे हाँ ठीक है, मेरा N2 नहीं है, 6000 वोल्ट की आपूर्ति कर रहा है। तो मेरा V2 नहीं, V1 कितना है मेरा, 6000 वोल्ट। V1 कितना है, 6000 वोल्ट। जस्ट सेकेंड ईयर फ्रेंड, 6000 वोल्ट है, ठीक है। और मेरा प्राइमरी का N1 है आपका 400। कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा। वाह मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ फ्लक्स आपसे पूछ दिया है। हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, 4.44 φm FN1 होता है। तो चलिए जरा हम लोग देख लें, यहाँ से φm बराबर क्या हो जाएगा, E बाय 4.44 आपका FN1 हो जाएगा।
चलिए सारे डाटा को हम लोग यहाँ पुट कर दें। जब सारा डाटा हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ई के बदले आप क्या लिखिएगा, 6000 लिखिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया, 4.44 गुना आपका 50 गुना आपका क्या है साहब N1। N1 कितना है सरकार, मेरा 400। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये मेरी फाइम का मान बता रहा है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.068 वेबर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.068। एकदम सही जवाब आपने दिया है विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, ए हो गया। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लघु परिपथ ऐसा परिपथ है जिस परिपथ में साथियों गौर कीजिएगा कि दो टर्मिनल आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, मोटे तार से जुड़े होते हैं। और इस मोटे तार का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। मेरी करंट क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। और इसके सापेक्ष मेरा वोल्टेज भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए मेरा राइट आंसर यहाँ क्या दीजिएगा, कोई भी तार यदि शॉर्ट सर्किटेड हो गया है, इससे क्या पता चलता है कि धारा प्रवाह के लिए वहां प्रतिरोध ना के बराबर है, धड़ल्ले से सारी करंट मेरी प्रवाहित हो रही है। यहीं पर देखिए विद्यार्थी जी, आपके मन में डाउट आएगा, अगर यही ओपन सर्किट होता तो दोनों टर्मिनल के बीच कुछ कनेक्शन नहीं रहता। यह बिल्कुल खुला है, ओपन है। ऐसी स्थिति में मेरी करंट 0 हो जाती है, मेरा वोल्टेज हमें मिलता है, वोल्टेज 0 नहीं होती है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। चलिए, ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टेज का पश्चगामी होती है। कितना से पश्चगामी होती हैं, तो जरा देख लीजिए। ये मेरा रेफरेंस है फाई, इधर मेरी V1 है। मेरा एक्टिव कंपोनेंट तो V1 के साथ सेम रहता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो चुंबक को उत्पन्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो फाई के साथ सेम एक्सिस पर होती है। ये दोनों के बीच का यह जो है, यह मेरा I0 है। यह मेरा कौन क्या है साहब, आपका फाई 0 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फाई 0 नेचुरली क्या है साहब, लेस देन आपका 90 डिग्री है, यानी 90 से तो कम ही होगा। दिए गए ऑप्शन में ऐसे भी 90 से कम 75 ही दिख रहा है। हालांकि इसका मान 75 से लेकर के 85 डिग्री के बीच होता है। अलग अलग स्टैंडर्ड हमारा है, वेरिएशन करती रहती है पदार्थ टू पदार्थ। लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा, एज पर द सिचुएशन हमारी लगभग ये क्या होती हैं, 75 डिग्री होती हैं। और इस समय में मेरा पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है। इसीलिए जब हम नो लोड टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो लो पीएफ का वाट मीटर का हमें क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। कह रहा है रजिस्टर को पीसीबी में सोल्ड करना है। क्या करना है, रजिस्टर को पीसीबी में सोल्ड करना है। तो सोल्डिंग आयरन की वाट क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो रजिस्टर को जब पीसीबी में सोल्ड करना है तो वह बहुत कम में हो जाता है, मात्र 25 वाट में। और आप जानते हैं कि मिली सेकेंड के रेंज में, 1 सेकेंड से ज्यादा का समय हम नहीं लगाते हैं पीसीबी पर अपने आयरन को रखने के लिए। ज्यादा समय लगाएंगे मेरा पीसीबी डैमेज हो सकता है। तो बहुत तेजी से फटाफट फास्टली हम लोग क्या करते हैं साहब, जोड़ने का काम करते हैं। मेरा राइट आंसर क्या है आपका, पीसीबी के लिए 25 वाट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है इसका पूरा नाम। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि समांतर जुड़े 4 बराबर प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है ना, यानी आपका R पैरेलल R पैरेलल R पैरेलल R, ये जोड़ के मेरा क्या है, R है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। सब यदि पैरेलल है तब मेरा R है, तो प्रत्येक का मान बताइए। क्वेश्चन तो टफ बुझा रहा है। यहां से हम लोग क्या करें, RAV चारों के सापेक्ष अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। R/N यानी R/4 नहीं, और आपको कितना कह दिया है, R/4 मेरा किसके बराबर है, इक्विवेलेंट R है। तो R बराबर क्या हो गया, R/4 हो गया। नहीं, अब यहां से दिमाग लगा दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित रूप से 4R/4 यानी आपकी क्या हो जाएगी 4R बटे आपका क्या हो जाएगा 4। N मेरा कितना है, 4 है। तो 4R/4 यानी आपका सिर्फ मेरा क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, सिर्फ मेरा क्या हो जाएगा, तो साथियों R हो जाएगा। गलत गलत।
ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सिचुएशन ऐसा है साहब, ये ऐसा है, ठीक है, ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है, यहाँ का मान हमको मालूम नहीं है, इतना जरूर मालूम है कि मेरा इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, आर हो रहा है। और जानते हैं जब समान मान का प्रतिरोध है हमारा पैरेलल में कनेक्टेड हो और तब इक्विवेलेंट की बात हो तो जो प्रतिरोध का मान होता है बटा हमारी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो हम इस आर, ये आर क्या है, इंडिविजुअल एक प्रतिरोध का मान है, क्या है, इंडिविजुअल, यह क्या है साहब जी, इंडिविजुअल, यानी एक प्रतिरोध का हमारा मान कितना है, आर है। अब ऐसी परिस्थिति में जरा गौर करिएगा, हम यहां से R निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू RP हो जाएगा, सीधा आंसर है, उतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था, सीधा 4 इंटू RP हो जाएगा। RP आपको क्या बता रहा है, R है, तो 4 का 4 है, R का R है, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस हमारा कितने का है, 4R का है। तो जो पहले सोचे थे उस तरह से सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी जो दिमाग लगाए हैं इस तरह से करना है तभी क्वेश्चन मेरा सही बनेगा। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका साहब कि मोटर की दक्षता आपका 4 किलोवाट की शक्ति है और 4 अश्व शक्ति का पावर दे रहा है, तो मेरा 4 किलोवाट पावर बराबर क्या लिखिएगा, 4 किलोवाट बराबर 4000 वाट, ठीक है, और 4 HP बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 4 HP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 746 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इफिशियंसी बराबर क्या जानते हैं, आउटपुट बटे इनपुट आप जानते हैं। अब जरा सा मुझे बताने का कष्ट करिए साहब, मेरी आउटपुट क्या है, 4 गुना 746 है, अब बटे आपका क्या हो गया 4000 है, गुना आपका क्या हो गया 100। अब जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 कट गया, ठीक है, यहाँ से 10 बार में कट गया, 74.6% मेरा क्या हो जाएगा, दक्षता हो जाएगा 74.6%। चलिए आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है, निम्नलिखित में कौन सा डायनामिक एलिमेंट कहलाता है, तो मेरा डायनामिक एलिमेंट कौन कौन है, एल और सी है, ये दोनों डायनामिक एलिमेंट है, इस पर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है, मेरे रेजिस्टेंस पर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह उससे क्या है साहब, स्वतंत्र है, क्या है, उन चीजों से स्वतंत्र है, इसीलिए मेरा गतिशील अवयव कौन है, एल और सी। चाहे आपकी रिजोनेंस हो या कोई भी अदर घटना हो, वो सिर्फ कहाँ घटती है, मेरे एल और सी की मौजूदगी में ही घटती है। ऐसे एल का यूनिट आपसे पूछा जाए, इंडक्टेंस का यूनिट तो आप कहिएगा हेनरी, अगर आपसे कैपेसिटेंस का पूछा जाएगा तो आप कहिएगा फेराड। ये हमारी क्या होती है साथियों, यूनिट हुआ करती है। विद्वानों कह रहा डीसी मोटर को बिना लोड के 2000 आरपीएम पर गति है, आप फुल लोड पर 1900 है, तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या सूत्र लिखिएगा, जल्दी बताइए, नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड स्पीड बटा आपका क्या हो गया, फुल लोड गुना कितना 100, तो नो लोड का मान कितना है, नो लोड मेरा 2000 है, अब माइनस आपका कितना है, फुल पर 19 है, 1900 है, और नीचे भी क्या हो गया 1900, तो आपका 100 बटे क्या हो गया 1900, गुना आप कर दीजिए 100। अब जरा बता दीजिए हमको अप्रोक्सीमेट कितना हो गया सरकार, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 5.26 हो गया, तो हम लोग क्या ले लें 5.26 है, 0.5 से ज़्यादा तो है नहीं, तो 5.26% है, तो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 5% हो गया, 5.26 है तो अप्रोक्सीमेट 5% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दिया जाए, बहुत अच्छा बात है, आर्मेचर को हमने शॉर्ट कर दिया या नहीं तो क्या किया, ओपन कर दिया, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर में हमारा क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारे यूनिवर्सल मोटर में क्या होगा साथियों, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मैं गंभीर छात्रों से ये प्रश्न कर रहा हूं साहब, जैसे ही शॉर्ट या ओपन होगा स्पार्किंग जबरदस्त होगी, आपका मशीन बहुत देर तक सेफ सुरक्षित नहीं रह पाएगा, मशीन का जलना क्या हो जाएगा,
तय है साहब, हैवी स्पार्किंग होने लग जाएगी, बड़ा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, बाकी बातें तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सल मोटर में आपका क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों लगा होता है। डीसी सीरीज मोटर का ही यह क्या है, एडवांस वर्जन है। एसी डीसी दोनों पर यह काम करता है। ये बातें तो आपको अब याद हो गई होंगी, है ना। एनवीआर का पूरा नाम क्या है, नो वोल्ट रिलीज, क्या है साहब, नो वोल्ट रिलीज कॉइल। तो नो वोल्ट रिलीज कॉइल ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। आइए, कौन से ट्रांसफार्मर की इनपुट की तुलना में आउटपुट वोल्टेज लो होती है। तो मेरा इनपुट की तुलना में हमारा आउटपुट कहाँ होता है, कम। बताइए जरा, इनपुट की तुलना में क्या कह रहा है, इनपुट की तुलना में लो आउटपुट मिलता है। तो इनपुट मेरा क्या है, इनपुट मेरा भी इन, ये बड़ा है हमारे आउटपुट से। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट की तुलना में लो आउटपुट मिलता है, तो भी इन की तुलना में भी आउटपुट कम मिलता है। यानी आपको कहने का तात्पर्य है कि V1 बड़ा है V2 से, E1 बड़ा है E2 से, और आपका साहब जी N1 बड़ा है N2 से, और हमारा साहब ध्यान रखिएगा, हमारा ध्यान रखिएगा, I2 बड़ा है I1 से। ये स्थिति जब पैदा होती हैं तो ये वाला ट्रांसफार्मर, इसमें स्पष्ट हो गया कि के भी लेस देन क्या है, 1 है। तो ये मेरा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल शंट कंपाउंड दोनों में करते हैं। श्रेणी में हम लोग 2 पॉइंट का करते हैं, क्या करते हैं, 2 पॉइंट का करते हैं। सीरीज और यौगिक ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब आपके पास यही दोनों कंट्राडिक्शन बचा हुआ है, शंट और कंपाउंड में कि सिर्फ शंट में। तो जरा गौर करके हमको बताइएगा, हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शंट कंपाउंड दोनों जगह कर सकते हैं। जैसे 4 पॉइंट का शंट और कंपाउंड दोनों में कर लेते हैं, उसी तरह से। हालांकि यह बनाया गया था विशेष रूप से आपका किसके लिए, शंटे के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा अब आयोग यही मान रहा है। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस का है। पिछली बार एएलपी ने ए ऑप्शन को ही स्वीकार करने का काम किया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो जहां भी बीच का रास्ता निकलता है वहां उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है डीसी मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। तो आर्मेचर कॉइल हम जब भी बनाते हैं, आर्मेचर का कोर हम जब भी बनाते हैं, तो उस कोर के निर्माण में हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि जो चुंबकीय बहुत अच्छा कंडक्टर हो उसी का हम लोग प्रयोग करें, और उसी के माध्यम से क्या होती है हमारी, ध्यान रखिएगा साहब, जब आप सिलिकॉन स्टील का लेते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की लिंकिंग बेहतर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारा क्या करता है, लिंक करता है, एक पाथ मिल जाता है। परिणाम ये होती है कि हमारी इफिशियंसी भी क्या होती है साहब, बढ़ती है। कह रहा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसी लैंप ने इनकैंडेसेंट लैंप को मार्केट से क्या हो गया था, आउट कराया था। अब आप देख रहे हैं सरकार तो सब्सिडी भी देती थी ना CFL पर, पहले ब्लॉक से मिलता था। अब तो इनकैंडेसेंट लैंप, अब तो LED आ गया है। तो ये 100 वाट का अकेला होता था, और ये वाला 10 वाट में ही पूरे कमरे को रोशनी दे रहा है, और 100 वाट में तो यह 10 वाट का 10 पीस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो CFL है इसका औसत कार्य अवधि कितनी होती है, विद्वान मित्रों कोशिश करके बताइएगा। द एवरेज वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो हम लोग क्या जवाब दे दें, 8000 घंटे तक होती है। क्या होती है, 8000 घंटे तक होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, एक बड़ा ही अच्छी सूचना है। अगर आप इसी टेस्ट से, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसी टेस्ट से जुड़ना है तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप ट्रेड CBT 2 परीक्षा के लिए 20 सेट है सेशन 1 प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर, उसको आप डाउनलोड करिए और वहां से इसको आप परचेज करके अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। जिनको बुक के लिए, जो बच्चे थोड़ी बहुत चिंतित हैं, तो हमारी बुक आ चुकी है इलेक्ट्रिकल ग्रुप की, जिसमें 26 सेट हैं साहब, 20 मॉडल पेपर हैं, और 6 आपके क्या हैं, 6 आपके क्या हैं साथियों, तो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीधा सॉल्यूशन है, डायरेक्ट डिटेल सॉल्यूशन है। बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अगर कंफ्यूजन होता है 7079212121 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर में। चलिए
अगला कह रहा है जनरली हमारा जो साहब होता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर, उसका पैमाना कैसा होता है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर का जो पैमाना है आप हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा। मीटर का पैमाना जो है यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ गलती हो गई है, स्लाइड को सेट करने में ऊपर नीचे हो गया है। मेरी जो आवृत्ति मीटर का पैमाना है मेरे विद्वान मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 2 आवृत्तियों का औसत माध्यमान होती है। क्या होती है यह? ये ऑप्शन यहां नहीं लिया जाएगा। ये क्या होती हैं? 2 आवृत्तियों का औसत माध्यमान होती है। क्या होती है? 2 आवृत्तियों का औसत माध्यमान होती हैं। यानी हम यहां पर अगर देखें, मेरा जो साहब जी एफ आर है वह क्या होगा? F1 प्लस F2/2 दोनों का क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को लेना है। अनुनाद आवृत्ति 2 आवृत्तियों का क्या है? औसत है, और वह औसत हमको बताती है। मान लीजिए एक का 44 हर्ट्ज है, एक का 55 है, तो 44/55/2 तो क्या हो जाएगा? 100/2, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा साहब, हमारा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रीडिंग कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। कह रहा है पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। मेरी पीएफ होती है आपकी cos फाई, और जब यहां हो जाएगा cos 0 तब इसका मान होगा मैक्सिमम, और वह मैक्सिमम 1 ही हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि 1 से ज्यादा मान इसका हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम राइट आंसर क्या दे दे? इकाई। और ये इकाई भी अगर हमें प्राप्त होती है तो उसके लिए कब प्राप्त होती है? रजिस्टिव लोड पर। किस पर साहब? रजिस्टिव लोड पर। और रजिस्टिव लोड पर जब हमें प्राप्त होती है तो ध्यान रखिएगा यूनिटी पीएफ प्राप्त होती है। इन्हीं कारणों से मेरा जो सीएफएल है वह भी आपका क्या था? वह भी आपका रजिस्टिव लोड था। नहीं साहब, इनकैंडेसेंट, सीएफएल नहीं, अनर्थ हो जाएगा सीएफएल बोलिएगा तो। इनकैंडेसेंट टंगस्टन फिलामेंट वाला। क्या है? टंगस्टन फिलामेंट वाला। तो मेरा जो टंगस्टन फिलामेंट वाला आपका तापदीप्त बल्ब है, क्या है? तापदीप्त बल्ब है, वह भी रजिस्टिव लोड है, उसका भी पीएफ क्या हो जाता है? 1 ही होता। उसका भी पीएफ क्या होता है? 1 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक सीसा संचायक बैटरी, लेड एसिड बैटरी, इसमें विद्युत ऊर्जा किस रूप में होता है। तो हमारी लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी सेल है, कोई भी बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदल रही है साथियों? गौर कीजिएगा, वह बैटरी हमारा जो है, हमने तो इलेक्ट्रिकल दिया, उसको चार्ज हुआ, लेकिन उसको रासायनिक ऊर्जा में वह जमा किया, और रासायनिक से फिर उसको किसमें बदला? इलेक्ट्रिकल में बदला। तो यानी यह किस रूप में संचित रहती हैं? तो हमारी विद्युत ऊर्जा यहां पर रासायनिक ऊर्जा में क्या होती हैं? आपका संचित रहती हैं। तो याद रखिएगा केमिकल एनर्जी के रूप में हम इसको क्या करते हैं? स्वीकार करने का काम साथियों करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। डीसी मशीन में स्लॉट वेजेज किस चीज का बना होता है? ये देख लीजिए साहब, ये हमारा स्लॉट का भीतर का किनारा है, और इस भीतरी भाग में हम लोग क्या करते हैं? ये है आपका स्लॉट वेजेज, ये खांचा। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये दोनों खांचों के बीच का जो ये वाला जगह है, जो कि हमारा खांचा का अंदरूनी हिस्सा है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है? इस वाले भाग में हमने क्या किया है? तार को ऐसे लेकर कैसे लेके आए हैं, लपेटने का काम किया है। तो ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्मली क्या कहला रहा है? स्लॉट वेजेज कहला रहा है। उस बीच में हम लोगों को पतला पतला क्या करना है? पत्ती देने का काम करना है। यानी आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये मेरी सॉल्ट वेजेज सिलिकॉन स्टील की बनी है, इसीलिए कुछ अलग से लेने का जरूरत हमको नहीं पड़ता है। कुछ अलग से लेने का जरूरत हमको नहीं पड़ता है। इसीलिए साथियों हम सब ध्यान देंगे कि यह किसका बना है? सिलिकॉन स्टील का बना है। चुंबकीय गुण बेहतर होती हैं, पाथ हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स को बेहतर मिलता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। साथियों अब कह रहा है 8 मीटर चौड़ाई और 12 मीटर लंबाई का कमरा 15 लैंप द्वारा, क्या हो रहा है साहब? 15 लैंप द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित किया जा रहा है, और 100 लुमेन प्रति स्क्वायर मीटर उचित रूप से एक समान रोशनी इसको देना है।
प्रत्येक लैंप का ल्यूमेन 1600 है, तो कमरे का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप कमरे का क्षेत्रफल निकालिए। तो कमरे का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है? लेंथ इनटू विड्थ, यानी 8 गुना 12। तो ये 8 गुना 12 तो मेरा क्या हो गया? कमरे का क्षेत्रफल हो गया, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मेरे विद्वान विद्यार्थियों, अब यहां पर आइए, ये 12 8 कितना हो गया? 96 मीटर का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? 96 मीटर स्क्वायर तो यहां निकाल लिए। प्रदीप्ति आपका कितना दिया है? 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। यही होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, हमारा क्या होता है? प्रदीप्ति का या लक्स प्रदीप्ति का यूनिट होता। अब क्या कह रहा है? लैंप की संख्या 15 है और प्रत्येक लैंप में फ्लक्स कितना है? 1600 है, ठीक है ना? तो अब हम लोगों को आवश्यक ल्यूमेन यदि निकालना हो तो मेरा आवश्यक ल्यूमेन देख लीजिए क्या है। आवश्यक ल्यूमेन होता है हमारा F बराबर E इंटू ए। ई मेरा क्या है साहब? तो ध्यान रखिएगा, मेरा ई है 100, ए मेरा क्या है? तो ए है मेरा साहब जी एरिया 96, यानी 9600 आपको क्या चाहिए? ल्यूमेन फ्लक्स चाहिए। बल्ब से उत्सर्जित फ्लक्स कितनी हो रही है? तो हमारा उत्सर्जित फ्लक्स देख लीजिए वह कितनी हो रही है? तो वह हो रही है 15 गुना 1600, यानी टोटल 15 बल्ब था ना, तो 15 गुना 1600 हमको उत्सर्जित हो रहा है। हमको चाहिए कितना? मात्र 9600 चाहिए, ठीक है। चलिए सामात्र कितना चाहिए? 9600 चाहिए। तो अब यहां से क्या कीजिएगा, जल्दी बताइए। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड डियर फ्रेंड? एक लैंप का 1600 है, तो यहां से हम लोगों का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? आप जानते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? आइए साहब, हमारा क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर का होता है आवश्यक ल्यूमेन। क्या होता है? आवश्यक ल्यूमेन बटा उत्सर्जित ल्यूमेन। जितनी जरूरत है उसमें उत्सर्जित से भाग दीजिए। आवश्यक मेरा 9600 है और उत्सर्जित मेरा 15 गुना 1600 है। सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 कट गया, ठीक है। अब यहां मेरा मान कितना आ रहा है? 96 बटा 150, 96 डिवाइडेड बाई 150, 0.64 आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ 150 नहीं नहीं जी, यहाँ 1600 है, वही तो हमको लगा। यहाँ 1600 है, हम ले लिए है 10, क्या हो जाएगा? 1600। तो साहब जी आपका हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय आपका 15 इंटू 16, ये हो गया 0.4। कितना हो गया? 0.4। तो उत्तर क्या लेंगे? ए नंबर। गौर किए बात को कि नहीं? हमारा क्षेत्रफल निकाल लिए 96। हम जानते हैं ई बराबर होता है एफ बटा ए, तो यहां से हम f का मान क्या निकाल लेंगे? e इंटू ए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल, f बराबर ई ए निकाल लेंगे। तो f बराबर मेरा ई ए हो गया, तो e मेरा 100 है, a मेरा 96 है। 9600 हमको प्रकाश की जरूरत है, ल्यूमेन की जरूरत है मेरे सरफेस पर। उत्सर्जित कितना हो रहा है? तो एक बल्ब से 1600 ल्यूमेन निकल रहा है और टोटल 15 बल्ब है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 गुना 1600। तो मेरा आवश्यक ल्यूमेन है 9600 और उत्सर्जित है मेरा 15 गुना 1600, तो 0 0 कट के और 96 बटा 16 गुना 15 है, इसका मान 0.4। कितना मान हो गया? 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, कह रहा वैद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है? तो मेरी मोटर क्या करती है? मेरी मोटर इलेक्ट्रिकल को रिसीव करती है और हमें किसमें देती है? मैकेनिकल एनर्जी हमको प्रदान करती है। यानी इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और कौन सा आउटपुट लिया साहब? मैकेनिकल आउटपुट हमको दिया। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है? तो ऊर्जा का हमको यहां से मोटर द्वारा मिलता है साहब, जल्दी बताइएगा। यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, लेकिन ऑप्शन में आपका यांत्रिक तो है नहीं। जब यांत्रिक नहीं है तो वही यांत्रिक न गति में बदल करके मेरे फ्लाई व्हील को, मेरे शाफ्ट को, मेरे बाकी एसेसरीज को रोटेट करवा रही है, इसीलिए गति हम लोग यहां पर ले लेंगे। कह रहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, मेरी ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है साहब।
यह ईएमएफ भी समान रूप से आपका वर्क बटे क्या होती है, चार्ज ही होती है, जो कि आपका जूल प्रति कूलम के क्या होता है, समान होता है साथियों। इसलिए हम यहाँ क्या दे दें, वोल्ट ही स्वीकार करें। वेबर मेरा चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट होता है, न्यूटन आप जानते हैं मेरे बल का यूनिट होता है, एम्पियर आप जानते हैं विद्युत धारा का क्या होता है, यूनिट होता है। ये मामला है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक लेड एसिड बैटरी में डैश की वजह से सल्फेशन होता है। तो सल्फेशन का सबसे मुख्य कारण जो है वह ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक अगर आपने बैटरी को प्रयोग नहीं किया है, क्या किया है, लंबे समय तक यदि आपने बैटरी का प्रयोग नहीं किया है तो धीरे धीरे लंबा समय तक लेड एसिड बैटरी का क्या होता है हमारा साहब, ध्यान रखिएगा, उसमें जो रेड लेड है वह ठोस अवस्था में क्या होता है, इसमें जो रेड लेड है वह आपका धीरे धीरे ठोस अवस्था में चला जाता है, सॉलिड होने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आप सबको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते समय रेड लेड नीचे जमा होता है पेंदी में, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। पहली चीजें। दूसरी महत्वपूर्ण बातें यहां पर ये है साथियों, गौर करिएगा, जब हाई वोल्टेज पर आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो धीरे धीरे मेरी प्लेट टेढ़ी हो जाती है, उसे बकलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बकलिंग। तो प्लेट का टेढ़ा होना क्या कहला रहा है, बकलिंग कहला रहा है। सल्फेशन भी आप देख ही लिए, ठीक है, और आपने अभी चर्चा किया ही था किसके बारे में साथियों, सेडिमेंटेशन के बारे में। तो नीचे जो पेंदी में परत जम जाती है काई जैसी, वही आपकी क्या है, सेडिमेंटेशन है। जैसे बालू वाला बलुआही पानी है, गंदा वाला अंश है, उसको रख देते हैं लंबे समय तक आप अस्थिर ग्लास में, तो धीरे धीरे उसकी गंदगी पेंदी में बैठती चली जाती है। कह रहा है एक संतुलित 3 फेज स्टार सिस्टम में लाइन धारा 30 एम्पियर है। स्टार सिस्टम है साहब, तो स्टार में तो आप जानते ही हैं मेरा लाइन किसके बराबर, फेज के बराबर। तो जब ये 30 है तो यह भी क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। तो उत्तर हम कौन सा दे दें, 30 दे दें। डेल्टा रहता तब ना परिवर्तन होता, स्टार में तो कोई परिवर्तन नहीं। छत के पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है, ये आपको याद है साहब, मेरे छत के पंखे का घूमने वाला हिस्सा ये आपकी बॉडी कहलाती है, और यही बॉडी हमारी घूमती है। यह रॉड जो है यह कैसा होता है, यह तो आपका अस्थिर रहता है। तो उत्तर आप कौन सा दे दीजिएगा, मेरी बॉडी। चलिए साहब, कह रहा दोलक क्या है, ऑसिलेटर क्या है। ऑसिलेटर हमारा एक उपकरण है जो मनचाही फ्रीक्वेंसी का एसी हमें प्रदान करके देता है ना, डिजायरेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी हमको देता है। तो आप यहाँ क्या कह दीजिएगा, सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पॉजिटिव एम्पलीफायर। यानी हालांकि यह तो हम यहाँ पर इसकी संरचना के दृष्टिगत इसको ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इसका गेन हमको पॉजिटिव मिलता है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि ऑसिलेटर करता क्या है, डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी की एसी हमको प्रदान करने का काम करता है। चलिए, नई विद्यार्थी जी ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा प्रश्न है 62 का, देख लीजिए। ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर, तो साहब जिसमें भीतर की ओर होगा वो पीएनपी होगा, और जिसमें तीर बाहर होगा वो एनपीएन होगा। जिस पर तीर होगा वही मेरा इमीटर होगा। यह भी एक छोटी सी बात याद रखना। और मेरे ट्रांजिस्टर में आपका 3 टर्मिनल होता है, ये बेस है, इमीटर है, ये मेरी कलेक्टर है। जंक्शन J1 J2 2 जंक्शन है, 3 लेयर है। यह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। एम्पलीफिकेशन के लिए इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या दे दें साहब, जहां पर कह रहा है तीर इशारा करने वाला हो बाहर की ओर, वह मेरा कौन सा भाग होता है, इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, क्या होता है साहब। तो आप यहां क्या जवाब दीजिएगा, व्हाट विल योर राइट आंसर, इमीटर होता है। क्या होता है, इमीटर होता है। हम उत्तर क्या दे दें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो पर मेरा जो अर्धचालक है, तो साहब एब्सोल्यूट जीरो पर मेरा अर्धचालक पूरी तरह से इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। जब कमरे के तापमान से हम तापमान बढ़ाते हैं तब फिर क्या होता है, यह जो है आपका कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है।
समझ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम अर्धचालक के 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो वह कंप्लीट मेरा क्या होगा, इंसुलेटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी जो गर्म करने के बाद, हीट देने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती हैं और तब जाके उसमें करंट का कंडक्शन क्या होता है साथियों, प्रारंभ होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है स्विच का क्या काम है। स्विच का काम है साथियों विद्युत परिपथ को क्या करना, खोलना और बंद करना। दोनों में से सोच के बताइए स्विच का क्या काम है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्विच। ये खोलना मतलब तार नहीं खोलना, खोलना मतलब ऑन करना, बंद मतलब ऑफ करना। तो इसका काम ही है ऑन और ऑफ करना। उस दृष्टिगत सोचिए तो सही है। कह रहा है कि 2 अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं और एक में आपने क्या किया है, पर्याय क्रमिक में से एक का उत्तेजन बदल दिया है, एक का एक्साइटेशन आपने क्या किया है, बदल दिया है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, जब एक्साइटेशन हमारा बदलेगा तो ध्यान रखिएगा मेरी पावर फैक्टर के भी क्या होगी, बिजली का कारक बदल जाएगा। यानी पावर फैक्टर में भी क्या हो जाएगी, कहीं न कहीं हमारी सीक्वेंशियल चेंजिंग हो जाएगी, उसका भी मान परिवर्तित हो जाएगा। कह रहा किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध, तो हम लोग जानते हैं R बराबर रो एल बाय क्या होता है, ए होता है। R बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो मेरे R का बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती क्या है, मेरा एरिया है। अब यहां से कह रहा है एक समान चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब जरा गौर करके बता दीजिए व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह तो बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। हमारा चालक क्या है, एक समान है, यानी आपका कॉपर का ही दोनों कंडक्टर है और इस दोनों की बात हो रही है। व्युत्क्रमानुपाती में एरिया है, समानुपाती में मेरा लेंथ है, ठीक है कि नहीं, समानुपाती में मेरा टेम्परेचर है, समानुपाती में मेरा नेचर ऑफ मटेरियल है। क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल है। तो यदि व्युत्क्रमानुपाती पूछता, अगर आपका क्या पूछता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या पूछता जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछता, तब हम लोग एरिया लेते। यहां अनुक्रमानुपाती पूछा है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इसी को हम लोग सीधे समानुपाती कहते हैं। तो जब यह सीधे समानुपाती होता है तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रख लीजिएगा क्या होगा साहब, यह लंबाई का समानुपाती होगा। लंबाई बढ़ेगी इसका मान बढ़ेगा, लंबाई घटेगी इसका मान घटेगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज 250 प्राइमरी टर्न्स 50 सेकेंडरी टर्न वाले सिंगल फेज ट्रांसफर के लिए फ्लक्स का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो मेरे पास V1 आपका 1500 वोल्ट दे दिया है, V2 मेरा नहीं दिया है। अब यहां गौर करिए मुझे क्या दे दिया है, और N1 दे दिया है 250, N2 मुझे दे दिया है 50। सिंगल फेज ट्रांसफर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मांग यानी आपसे फाई बराबर वाट पूछ रहा है। मेरा काम तो बन जाएगा इसी से, है कि नहीं है। हम सीधा क्या जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, E1 बटे 4.44 FN1। इतना डाटा है मेरे पास। E1 मेरा क्या है 1500 है, और नीचे आपका क्या हो गया 4.44। F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 है। N1 हमारा क्या है साहब, गौर कर लीजिएगा 250 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या मान मेरा आ जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 25 25 125, 15 बटे 4.44 गुना 125। सिंप्लीफाई करिए 0.027 वेबर आ रहा है। आप लोग चेक करके डाटा देख लीजिएगा, मैं भी क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ, 0.027 ही होना चाहिए। अब जरा देख लेते हैं साहब, जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल 0.027 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने भी चेक कर लिया डाटा। अब आइए साथियों आपको बता दूं कि अगर आप बेहतरीन सफलता चाहते हैं इस बचे हुए समय में, क्योंकि प्रतिदिन टाइम आपका घटता जा रहा है, लक्ष्य एग्जाम का नजदीक आता जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमारी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक रुक्मिणी प्रकाशन से, और ट्रेड की थ्योरी की बुक, ऑटोमोबाइल की बुक, मैकेनिकल की बुक, ये फीटर वालों के लिए, डीजल के लिए हैं। इन चारों बुक की मदद से आप अपने
समस्याओं के साथ निजात पा सकते हैं। मैथ रीजनिंग के अलावे अन्य सब्जेक्ट जो आपके रिजल्ट की बड़ी भूमिका निभाएंगे उसमें आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। ये किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह उपलब्ध है साथियों। चलिए, कह रहा धारिता का मान मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है? तो साहब कैपेसिटेंस मापने के लिए कौन सा ब्रिज? शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज किसके लिए? कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए। व्हिटस्टोन ब्रिज किसके लिए? तो साहब जी मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए। किसके लिए साहब? मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए। अगला देख लीजिए, वेन ब्रिज किसके लिए? अज्ञात आवृत्ति के लिए। ये किसके लिए है साहब? हमारी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए। और हे ब्रिज बता दीजिए साहब, यह क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। किसके लिए? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस हेज ब्रिज से, वेन ब्रिज से हमारी फ्रीक्वेंसी, शेयरिंग ब्रिज से हमारा क्या है? कैपेसिटेंस, व्हिटस्टोन ब्रिज हमारा मीडियम रेजिस्टेंस। मैंने तो आपको बताया है ना, मेरा जो मीडियम रेजिस्टेंस है उसका मान 1 ओम से लेकर के आपका 0.1 मेगा ओम के बीच हुआ करता है। तो उत्तर कौन सा दे दें विद्यार्थी जी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 5 माइक्रोफेराड की कुल धारिता देने के लिए 15 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के साथ श्रेणी में कितने मान का कैपेसिटर आपको जोड़ना पड़ेगा? मामला तो टेंशन भरा है जी। तो क्या जानते हैं आप? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c हमको क्या दिया गया है? तो 1/c हमको दे दिया है साहब 1/5 बराबर 1/15 प्लस, चलिए कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करके देखिए साहब क्या हो रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस तरफ ले आए 1/5 माइनस 1/15 बराबर 1/c2। अब आइए साहब, हमारा एलसीएम क्या हो गया? 15 हो गया। ऊपर आपका क्या हो गया? 15 माइनस 1 14/15। क्या हो गया? 14/15। 5 दिया 15, 3 3 3 3 3। क्या हो गया हमारा? 5 से 15, 3 माइनस 1 बराबर आपका हो गया 3 माइनस 1 बराबर हो गया 2/15। तो 2/15 मेरा आ गया। और ये मान किसका है? 1/c2 बराबर 2/15। तो यहाँ से c2 बराबर 15/2 यानी 7.5 माइक्रोफेराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए। बस आगे बढ़ते हैं साहब। अगला सवाल कह रहा है दी अल्टरनेटर एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और 3 फेज स्टार से उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो कितना स्लिप रिंग हमारे अल्टरनेटर में होगा? मामला तो बड़ा गंभीर बुझा रहा है। ठीक है, अल्टरनेटर जो है 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो यदि यह साहब स्टार आपूर्ति से जुड़ा होगा तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 4 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसके रोटर में जो डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है तो उस डीसी एक्साइटेशन के लिए वहां पर 2 ही स्लिप रिंग से काम चलता है। क्या होता है? 2 ही स्लिप रिंग से काम मेरा चलता है। तो आपको ध्यान रख लेना है, यहां पर स्टार के केस की बात है तो 4 हो जाएगा। कह रहा 12 ओम का प्रतिरोध के एक तांबे के तार को वृत्ताकार मोड़ दिया गया है। 2 व्यासतः सम्मुखता बिंदु के बीच का प्रतिरोध यानी 12 ओम का प्रतिरोध है और उसको कैसे जोड़ा गया है? हमें उसको डायमेट्रिकली 2 टुकड़ों में हमने बांट दिया है। ये है आपका एक टुकड़ा, दूसरा ऐसा टुकड़ा और सर्किल के रूप में जोड़ा है। यह भी 6 है, यह भी 6 है तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब सेम प्रतिरोध पैरेलल में हो
तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर बटे एन हो जाता है। 2 है तो इसीलिए एन 2 हुआ, आर मेरा 6 है तो यहां हमने 6 लिख दिया। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर की बिजली खींच रहा है, बिजली की खपत बता दीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। बिजली की खपत क्या होती है, P बराबर V इंटू आई होती है। V क्या है 250 है, I कितना है 4 है, बराबर क्या हो गया 1000। क्या लिख सकते हैं 1 किलोवाट। कौन सा उत्तर दे देंगे, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा सिंक्रोनस मोटर की सप्लाई के 2 स्रोतों की आवश्यकता होती है। सही बात है, स्टेटर को AC 3 फेज देना पड़ता है और रोटर को हमको क्या देना पड़ता है, DC एक्साइटेशन देना पड़ता है। तो आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए AC स्रोत और कौन सा स्रोत साहब, DC। किसके लिए, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए DC स्रोत। तो मेरे फील्ड को उत्तेजित करने के लिए जो DC देते हैं वह आपकी क्या होती है, DC शंट जनित्र के माध्यम से देते हैं। यह अगर उपलब्ध नहीं हो तब हम लोग किसका यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का, क्योंकि इसको एक्साइटेशन जब दिया जाएगा तो DC ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि वह DC एक्साइटेशन तो देंगे बट वो कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज के मान में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंट का जो आउटपुट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा करने का काम करते हैं। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन और मिक्सर में जो मोटर यूज हो रहा है, तो आंख बंद करके उत्तर देने वाला प्रश्न है आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। इसी का हम प्रयोग विशेष रूप से कर रहे हैं और इसमें जो वाटेज की क्षमता है वह 400 से लेकर के 600 वाट के बीच का हुआ करता है। इसमें हमारी स्पीड जो है साहब, मिक्सचर की अगर विशेष रूप से बात करें तो 3000 आरपीएम से लेकर के हमारा साहब 14000 आरपीएम के बीच इसका स्पीड होता है। टॉर्क अधिक होती है, AC DC दोनों पर काम करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये मोटर भी है, यूनिवर्सल मोटर। एक एक क्वेश्चन तो टकराना ही है इससे। पीटी क्या है, तो हमारी पीटी जो है एक प्रकार की साहब, पीटी मेरी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, 100 से 110 वोल्ट का वोल्टमीटर लगाते हैं और प्राइमरी के हाई वोल्टेज को इसकी मदद से हम लोग मापने में क्या करते हैं, सक्षम हो जाते हैं साथियों। ठीक है, तो मेरा यह क्या है, स्टेप डाउन प्रकार का एक ट्रांसफार्मर है। हाँ, लेकिन इसके सेकेंडरी यदि खुले भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सीटी का सेकेंडरी कभी खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आज यहीं पर परिचर्चा समाप्त होती है। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। लगातार ये 6ठा हमारा है, अभी 14 और टेस्ट होने हैं और उन टेस्टों के साथ भी हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे और आपकी परीक्षा के लिए जो सपोर्ट, जो मदद हमसे हो सकता है वह करते रहेंगे। आप लोग निरंतर इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित आपको फायदा महसूस होगा और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।